वेलकम टू ओम क्लासेस। ओम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 10th क्लास साइंस। साइंस जो है आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स जो आती है आपकी बोर्ड एग्जाम में 25 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 20 एंड बायोलॉजी 25। तो तीनों का सम अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा? 70 का तो रिटर्न होता है और 30 का होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। स्कूल में जो फाइल बनवाई जाती है 30 नंबर उसके होते हैं। इस प्रकार आपके 100 नंबर का पेपर होता है साइंस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पढ़ते हैं पहला लेसन। तो पहला लेसन है यहाँ पे 10th क्लास का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा यूपी बोर्ड का रहेगा और सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे भोजन का पचना, श्वसन क्रिया जो सांस लेते हैं, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना और दही का बनना, ये सभी क्या है? केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? ठीक है, कुछ उनके लक्षण होते हैं। तो हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, माने उनके लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो पहला तो है गैस का, मतलब पहला क्या? गैस का उत्सर्जन होना। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें गैस का उत्सर्जन होता है, मतलब गैस निकलती है। ठीक है, और जैसे कार्बन ले लो, जैसे एक एग्जांपल दें गैस का उत्सर्जन के लिए। कार्बन ले लिया हमने और ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन और ऑक्सीजन को हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? गैस का उत्सर्जन, गैस बन गई। ठीक है, या फिर जिंक की अभिक्रिया कर रहे हैं कॉपर सल्फेट से। ये नहीं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, कॉपर सल्फेट नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसको रिएक्शन जब कराते हैं तो Zn लग जाता है सल्फेट के साथ में, तो जिंक बन जाता है जिंक सल्फेट। और क्या बचा हमारे पास? H2। तो यहाँ पे क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या? गैस का उत्सर्जन हो गया। इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई हमें। ठीक है, तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी या वृद्धि होती है। अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जैसे बात की जाए, जैसे H2 क्या गैस है हमारी, और O2 क्या है? ये भी गैस है। अगर इनको रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता हमारा H2O, इसे बोलते हैं गैस, जल। तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये गैस थी, ये क्या बन गया? जल बन गया, लिक्विड फॉर्म में बन गया। ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगा दो। तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, तो 2 यहाँ लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। यहाँ पे गैस का उत्सर्जन हुआ, ऐसे तापमान में वृद्धि होगी या कमी होगी। अवक्षेप का बनना, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन जैसे कॉपर को जलाना एक रासायनिक अभिक्रिया रहेगी। कॉपर को जलाएंगे तो नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो एक बार फिर से बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हमने ये एक रिएक्शन लिखी है, ये हाइड्रोजन क्या होता है? गैस है, हाइड्रोजन गैस जलती है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? जलने में सहायक गैस होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में कोई चीज़ जलती है। ठीक है, अब इन दोनों को हम, ये भी जलती है, ये भी जलती है, इन दोनों को हम रिएक्ट करा रहे हैं, रिएक्ट, तो क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो जल क्या होता है? लिक्विड होता है, ना तो इसमें आग लगती है, ना जलाने में सहायक होता है। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए गुण का एक पदार्थ बन गया। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है ये वाला। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। मान लीजिए भोजन का पचना, आप भोजन करते हैं, भोजन का पचता है आपके शरीर के अंदर, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वास क्रिया, सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये क्या है? श्वसन अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, दही का बनना आदि। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? आगे लिखा है रासायनिक समीकरण। क्या लिखा है? रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी अभिक्रिया का, कोई सी अभिक्रिया हो रही हो, जैसे जैसे कोई भी अभिक्रिया से लोहे पे जंग लगना है,
या कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए, या जल और ऑक्सीजन मिला के क्या बना दिए, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है, जल बन गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है। लेकिन O2 लेते हैं और H2 लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा, H2O बन जाता है। तो ये काय का प्रतीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक है। ये काय का प्रतीक है, हाइड्रोजन का प्रतीक है। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, जल बन गया। तो इसको जो जो आपको नज़र आ रहा है, ये सामने लिखा हुआ, ये क्या है, ये क्या है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, या हमने जो ऊपर लिखा था ये एक रासायनिक समीकरण है, या फिर ये जो लिखा हमने रिएक्शन, ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण में क्या होता है, अभिकारक एवं उत्पाद होते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने भाग लिया है, तो ये दोनों क्या है, हमारे अभिकारक हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या अभिकारक हैं। और एरो हेडलाइन के बाद जो लिखा है वो हमारा उत्पाद है। मतलब क्या है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें, ये कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे देखो, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। मतलब अभिक्रिया में जिन्होंने भाग लिया वो क्या है, वो अभिकारक। और जो एरो हेडलाइन के बाद लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। दैट्स क्लियर, ये समझ में आ गया ठीक से। और रासायनिक समीकरण समझ में आ गया, क्या प्रतीकों को लिखते हैं ना, तो ये रासायनिक समीकरण बन जाता है इस तरीके से। और आपको ये मालूम है गैस और रासायनिक अभिक्रिया के क्या लक्षण होते हैं, गैस का उत्सर्जन होना, अवक्षेप बनना, रंग परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अब है संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी भी समीकरण का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है संरक्षित रहता है। तो एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम में क्या होता है, ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो H लिख लिया, Cl लिख लिया, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। यहाँ पे Cl कितना है, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ H एक है, यहाँ एक H है। तो जितने H यहाँ पे उतने H यहाँ पे होने चाहिए, जितने Cl यहाँ उतने Cl यहाँ होने चाहिए। तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे H यहाँ पे 2 ले लिया हमने और ऑक्सीजन 2 ले लिया, तो ये बन गया H2। तो ये हमारा संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहाँ 2 लगा दो, ऑक्सीजन 2 हो गए, अभी भी संतुलित नहीं है, अब यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, एक संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो H इधर कितने हैं, 2 दूनी 4 H है, यहाँ भी 4 H है, यहाँ O कितने हैं, और यहाँ पे O कितने हैं, 2 परमाणु। हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के जो परमाणु है 2 है, वही ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे 2, यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। तो ऐसे समीकरण क्या कहलाएंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। दैट्स क्लियर। और जो हमने अभी यहाँ पे लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए, जो भी कुछ लगाए, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ट्रायल मतलब कोशिश करना। हमने कुछ यहाँ लगा के देखा, कुछ वहाँ लगा के देखा, बैलेंस हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये आपके लेसन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर का जो था आपका वो बेसिक था। अब आपको जो वर्कशीट आपकी वो इससे कंप्लीट होगी, मतलब आपका जो एक्सरसाइज जो होगी लेसन की वो इससे कंप्लीट होगी। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन आपके लिए, आपके कोर्स के लिए 5 काफ़ी हैं। ठीक है, तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में, और या दूसरा नाम रहेगा अपघटन अभिक्रिया। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा होता है द्विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है इस लेसन में, यही है। और ऊपर का जो भी कुछ था वो सब बेसिक था। ये एग्जाम में जो आएगा वो इससे संबंधित है। ठीक है, हमें इनके बारे में ठीक से स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक
अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। दो होंगे या दो से अधिक होंगे, इधर एरो से इधर क्या होंगे, दो होंगे, कम से कम दो होंगे और दो से अधिक कितने भी हो, लेकिन इधर जो बनेगा वो केवल एक ही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयला होता है सी, कार्बन को कोयला बोलते हैं भैया। ठीक है भाई, और कोई चीज़ जलती है ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन में, ऑक्सीजन की, हाँ, तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो यहाँ पे अभिकारक कितने हैं, दो और मिलके क्या बना दिया, उत्पाद, एक उत्पाद। ठीक है, अभिकारक की संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है, लेकिन उत्पाद जो होगा वो एक रहेगा। तो ऐसी रिएक्शन क्या रहेगी, संयोजन अभिक्रिया रहेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या दूसरा नाम बोले हिंदी में तो क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशनल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जल का निर्माण, और जल का निर्माण भाइयों बहनों बार बार लिख रहे हैं हम, तो ये हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है, ये क्या बन गया, H2O लिक्विड बन गया, लेकिन ये संतुलित नहीं है कि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो बराबर कैसे करेंगे, इधर 2 लगाएंगे, कहाँ पे 2 लगा के, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ 2 लगाएंगे। ठीक है, परमाणुओं की संख्या समान हो, हाँ, परमाणु संख्या बराबर होगी, संतुलित समीकरण हो गया। कार्बन क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, और O2 क्या होता है, गैस होता है, और ये भी क्या बन गया, गैस। ठीक है ना, और बुझा हुआ चूना बनाना, बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं, CaO ले लिया, इसको इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, तो क्या ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, और ले लिया हमने जल। दिस इज लिक्विड फॉर्म एंड दिस इज सॉलिड फॉर्म, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर है और ये जल है, इसको मिलाते ही बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। अब H कितने भैया, 2, H यहाँ 2, ऑक्सीजन एक जरा, एक जरा, 2 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन में 2 और CA, तो बैलेंस इक्वेशन है। ये बन गया लिक्विड फॉर्म में बनेगा, जली फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, हाँ, जली फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म। लिक्विड कैसे हम AQ बोल सकते हैं, AQ बोल सकते हैं, AQ इक्वस माने जली फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हमारा CaO चूना पत्थर, जल क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं, इसी का नाम क्या है, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो हम इस अभिक्रिया में क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखो एरो हेडलाइन में केवल एक बन रहा है, केवल एक बन रहा है, केवल एक बन रहा है। एरो हेडलाइन से पहले 2 है, कम से कम 2 या 2 से अधिक कितनी भी सही। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, संयोजन अभिक्रिया। समझ में आ गया, हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और अंग्रेज हो गया, चल ठीक है। अब दूसरी पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये पहले वाले की जस्ट उल्टी है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जस्ट उल्टा है, यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके 2 पदार्थों में टूट जाता है, एक पदार्थ का क्या होता है, खंडन करते हैं, 2 पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया माने अपघटन अभिक्रिया माने डिकम्पोजिशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो ये वियोजन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा हमारा वैद्युत वियोजन। ठीक है, तो वियोजन का मतलब एक तरीके से टूटना होता है। क्या होता है? टूटना। तो जैसे मान लो कि ये FeSO4 फेरस सल्फेट है, इसको हम हीट कर देते हैं तो Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3 बन जाता है। तो देखो ये एक पदार्थ था अभिकारक, और टूट करके 2 या 2 से अधिक बन गए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, उत्पाद है। एरो हेडलाइन के बाद जो होता है वो क्या होता है, उत्पाद होता है, और एरो हेडलाइन से पहले जो होता है वो अभिकारक होता है। ठीक है ना, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ऊपर वाला चूना था, ये चूना पत्थर होता है ये वाला। ठीक है, चूना पत्थर को हीट कर दो, हीट करेंगे तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाता है। तो यहाँ पे कितने पदार्थ हैं? एक है, लेकिन इनका कर क्या रहे हैं, हीट करना भाई, गर्म करके जिस चीज़ को तोड़ रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा। ठीक है, और प्रकाशीय वियोजन क्या हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रियाएं होंगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। जैसे AgCl
सिल्वर क्लोराइड, हाँ, ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड होता है। हाँ, इसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो Ag अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, क्लोरीन गैस, ठीक है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको ये मैंने क्या बना दिया, सूर्य बना दिया, सूर्य बना दिया, सूर्य क्या? का हाँ, हाँ, क्या बनाया? सूर्य बना दिया। हम्म, तो ये Ag टूट जाता है, Br टूट जाता है, तो ये क्या है, उत्पाद है, ये उत्पाद है, और ये क्या है, अभिकारक है। तो इसमें क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, हाँ, दैट्स क्लियर। और तीसरा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन। हाँ, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन जो होगा वो विद्युत वियोजन होगा। जैसे हमने जल ले लिया, H2O क्या होता है हमारा, जल है, लिक्विड फॉर्म है, हाँ, जो भी है। इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए हमने, दो ठीक है, हाँ, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, और इसका क्या करा रहे हैं, विद्युत, इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं। इस बीकर के अंदर ये जल भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, ये प्लास्टिक का मग है, और ये हमारी परख नली है, पहली परख नली, दूसरी परख नली, ठीक है। तो ये पहले वाली, ये वाली परख नली ग्रेफाइट रॉड है, ये वाली, जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, और दूसरी वाले में हाइड्रोजन भरी हुई है। मतलब इसको जब एक मग में क्या है, जल ले लिया, और मग में दो परख नली हैं, ठीक है, जो एक एनोड से जुड़ी है, एक कैथोड से, मतलब एक प्लस से माइनस से। एक बैटरी ले ली हमने 6 वोल्ट की बैटरी, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब एक ऋण सिरा, एक धन सिरा, मतलब इसे अर्थ और फेस कहते हैं। जैसे हम करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो होने से जल जो है टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक में से निकलेगी हाइड्रोजन गैस और एक में से निकलेगी ऑक्सीजन गैस। तो ये अब क्या हो रहा है, टूट रहा है, जल क्या टूट रहा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है। अपघटन। और कौन सा अपघटन होना है ये, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन बोल लो या वैद्युत वियोजन बोल लो, एक ही बात, ठीक है। तो अब तक हमने दो अभिक्रिया पढ़ी है। एक तो बड़ी संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता था, दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते थे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ एक बनाए, ठीक है। और वियोजन जस्ट उल्टा, एक पदार्थ टूट करके वहाँ मिल करके दो या दो से अधिक मिलकर एक बनाए। यहाँ पे क्या है, एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बनाए, ठीक है। तो वियोजन होते हैं, वियोजन 3 प्रकार के, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और वैद्युत वियोजन, ठीक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड, नाइस, योर इंग्लिश इज वेरी नाइस। इन अभिकारकों, इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से अलग कर देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट हमारा, ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है, ये हमारा आयरन है। तो आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसकी कॉपर, ये कॉपर है और ये आयरन है। कॉपर में और आयरन में, ये कॉपर लिखा हमारा, ये आयरन लिखा है, इनमें ये अधिक क्रियाशील होता है, ये वाला, इन दोनों में, और कॉपर हमारा कम क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील धातु क्या करती है, कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। ये आयरन क्या करता है, इस कॉपर को हटा देता है, यहाँ पर खुद बैठ जाता है, तो क्या बन जाता है, FeSO4, और बचा क्या, कॉपर अलग निकल गया, ठीक है। तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, उसे हटा के खुद बैठ गया। वही कह लो, एक पहलवान है, हल्का सा है, तो पहलवान क्या करे, थप्पड़ मार के भगा दे, साइड यहाँ से निकल ले। तो जी हाँ जी, क्या नाम है तेरा, प्रेम सिंह, पहलवान है, भगा देगा कि इसको सूरज तोमर कोई हल्का पड़ रहा है अपना यार। अब ये जिंक ले लो, जिंक ले लिया और कॉपर सल्फेट ले लिया। तो जिंक और कॉपर सल्फ में हमारा जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर हमारा कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा। अगर मैं इसी रिएक्शन को जरा उल्टा लिख दूं कि कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा इसका, तो कॉपर इसको विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कॉपर जो है ना कम क्रियाशील है। दिस इज, ये क्या, नो रिजल्ट, ये रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली, वो पहले से ही नहीं हटेगा, ठीक है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के यौगिक में कॉपर अलग हो जाता है किससे, आयरन से। तो ये अभिक्रिया समझ में आ गया आपको, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में
उत्पादों का निर्माण जो होता है दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। आयन का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, उनको आयन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है Na2SO4 से बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं भाई? सोडियम सल्फेट। ये जली है, एक क्यू लगाए तो। और ये बेरियम क्लोराइड। हाँ, तो रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होता है, ये बेरियम जो है सल्फेट को लेके निकल जाता है, बेरियम सल्फेट बन गया ये। ठीक है, अब क्या बचा हमारा N2 बचा और Cl2 बचा, तो ये NaCl और 2 लगा दो आगे तो 2NaCl हो गया। ठीक है, तो ये तो हट के यहाँ लग गया और ये वाला हट के यहाँ लग गया, तो डबल विस्थापन हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, और ये जो होता है Cl पे एक नेगेटिव होता है और यहाँ 2 Cl लगे तो Cl पे कितने नेगेटिव कुल मिला के? 2 नेगेटिव हो गए। Na पर हमारा एक प्लस होता है और Na2 है तो 2 प्लस हो गए। तो Na और Cl की बराबर की साझेदारी आयनों की। ठीक है, तो NaCl निकल गया अलग और BaSO4 निकल गया अलग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो होता है दो यौगिकों के बीच, एक यौगिक है दूसरा यौगिक दूसरा है, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो आयन कौन से हैं? क्लोरीन पर हैं, सोडियम पर हैं, और इस पर भी हैं, Ba पर 2 प्लस होते हैं और SO4 पर 2 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ दो का साझा कर चला गया तो ये इसके साथ चला गया, तो यहाँ पे 2 विस्थापन हुए, मतलब BaSO4 में लेके भाग गया, ये इसको लेके भाग गया। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में BaSO4 के सफ़ेद अवयवीय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया जो लिखी है ना, इसका एक नाम अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें BaSO4 के सफ़ेद अवयवीय अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो अलग सी बात है नोट पॉइंट में। अब जो 5th रिएक्शन है हमारी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उपचयन। क्या पढ़ रहे हैं भाई? उपचयन। जब किसी पदार्थ, यहाँ पदार्थ आएगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो तो वहाँ पर होता है उपचयन। ठीक है, जैसे हमारा ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ तो केवल कार्बन था और यहाँ क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मतलब कार्बन में क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन में किसकी वृद्धि होगी? ऑक्सीजन वृद्धि होगी, तो ये हमारी उपचयन अभिक्रिया है। ये हमारा कॉपर है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये क्या बन गया? CuO बन गया, मतलब कॉपर में ऑक्सीजन और लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। O की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जहाँ पे O की वृद्धि हो तो उसे क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब अपचयन क्या है? जस्ट इसका उल्टा है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, वहाँ पे क्या होगा? अपचयन अभिक्रिया होगी। जैसे CuO और H2, जैसे CuO से यहाँ पे क्या बन गया? Cu बन गया। यहाँ पे क्या था? CuO था, यहाँ पे Cu रह गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई भाई साहब। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए वहाँ पे क्या होता है? तो CuO से जो Cu जो बन रहा है यहाँ तो अपचयन हो रहा है, और यहाँ H2 था, H2 से बन गया H2O, मतलब यहाँ केवल H2 था और यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन से क्या बन गया? H2 बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि, जहाँ पर ऑक्सीजन वृद्धि वहाँ पे क्या होता है? उपचयन। जहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि वहाँ उपचयन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी वहाँ होता है अपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ अपचयन भी है और उपचयन भी है। किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हो, अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हो, तो वो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे ये अभिक्रिया यहाँ पर केवल उपचयन हो रहा है, इस अभिक्रिया में केवल उपचयन हो रहा है, यहाँ उपचयन अपचयन दोनों हो रहे हैं, तो ये क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती हैं, और कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनको तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, मतलब कोई प्रोडक्ट बना रहे तो बन जाए, साथ में एनर्जी और निकले, तो उसे बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे C6H12O6
ये हमारा क्या है, सुक्रोज चीनी जो होता है ना, ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज है, क्या है, और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, तो CO2 बनता है और H2O बन जाता है। जैसे ये ये हम आलू खाते हैं, आलू या ब्रेड ये खाते हैं, इनमें होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर इनको चबाएंगे, चबाने का छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो फिर ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जाता है हम फिर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देती है, ठीक है, प्लस हमें प्लस ऊष्मा भी निकलती है इसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं गरम गरम निकलती है। तो ये जो रिएक्शन नज़र आ रही है इसे बोलते हैं श्वसन एक ऊष्मा छिपी अभिक्रिया है, श्वसन, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये है कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा और निकले, एनर्जी, हीट निकले, क्या निकले, हीट निकले या एनर्जी प्राप्त हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो हमें किसी चीज़ को ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो पहले लेसन में हमने पढ़ा अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है, तो ये थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो NCERT बुक के हमारे प्रश्न हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, उसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।